नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द हॉरर डायरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है राहुल और प्रिया की, जो अपने हनीमून के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मेरा नाम राहुल है और यह कहानी मैं आपको अपनी जुबानी सुना रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सच्चाई दुनिया को पता होनी चाहिए। ये बात है मार्च 2023 की। मैंने अभी अभी प्रिया से शादी की थी। हमारी शादी जयपुर में हुई थी और अब हम अपने हनीमून के लिए दिल्ली जाने का प्लान बना रहे थे। प्रिया कहती थी, राहुल, दिल्ली में इतना कुछ है देखने को, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लॉर्ड्स टेम्पल, हमें वहां कम से कम एक हफ्ता रुकना चाहिए। मैंने कहा, हाँ प्रिया, लेकिन होटल अच्छा बुक करना होगा। कनॉट प्लेस के आसपास कोई अच्छी जगह देखते हैं। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि दिल्ली के सभी अच्छे होटल बहुत महंगे थे। हमारा बजट सीमित था। तभी मुझे एक होटल मिला, हेरिटेज पैलेस होटल, करोल बाग में। रेट बहुत कम था, फोटोज भी अच्छी लग रही थीं। प्रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है राहुल, और रेट भी हमारे बजट में है। मैंने तुरंत बुकिंग कर दी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह फैसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। 15 मार्च को हम राजस्थान रोडवेज की बस से दिल्ली पहुंचे। सुबह के 6 बजे थे जब हम कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर उतरे। दिल्ली की सर्द हवा में कंपी छूट रही थी। चलो प्रिया, पहले होटल चलते हैं, फ्रेश होकर फिर घूमने निकलेंगे, मैंने कहा। हमने ऑटो लिया और करोल बाग की तरफ निकले। रास्ते में प्रिया कह रही थी, राहुल, कितना एक्साइटिंग है ना हमारा पहला हनीमून ट्रिप। मैं भी खुश था। लेकिन जैसे जैसे हम करोल बाग के अंदरूनी इलाकों में जा रहे थे, आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। पुराने मकान, संकरी गलियां और एक अजीब सा सन्नाटा। ऑटो वाले ने कहा, साहब, ये हेरिटेज पैलेस होटल यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने इस नाम का कोई होटल नहीं देखा यहाँ। मेरे दिल में थोड़ी घबराहट हुई। मैंने फोन निकालकर होटल का पता चेक किया। A42, गली नंबर 5, करोल बाग, दिल्ली। आखिरकार हमें वो जगह मिल गई, लेकिन जो दिखा वो ऑनलाइन फोटोज से बिल्कुल अलग था। एक पुराना टहता हुआ मकान जिस पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा था, हेरिटेज पैलेस होटल। प्रिया ने चिंता से कहा, राहुल, ये तो फोटोज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। होगा प्रिया, शायद अंदर से अच्छा हो, मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर भी डर था। हमने होटल की छोटी सी रिसेप्शन में कदम रखा। एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप राहुल जी हैं? उसने पूछा। जी हाँ, हमने ऑनलाइन बुकिंग की है। हाँ, रूम नंबर 13, तीसरी मंजिल पर। यह चाबी लीजिए। उसने एक पुराना सा चाबी का गुच्छा दिया। प्रिया ने धीरे से कहा, राहुल, रूम नंबर 13, यह तो अशुभ माना जाता है। बूढ़े आदमी ने सुन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बीवी जी, अंधविश्वास छोड़िए, बस एक नंबर है। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ तो अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। लिफ्ट नहीं थी तो हमें सीढ़ियों से तीसरी मंजिल जाना पड़ा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दीवारों पर पुराने पेंट के निशान और दाग धब्बे दिख रहे थे। राहुल, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से नहीं आती लगती, प्रिया ने कहा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हमें एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर दिखा। दूर कहीं एक टिमटिमाती हुई लाइट जल रही थी। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। रूम नंबर 13 आखिर में था। चाबी लगाकर जब दरवाजा खोला तो अंदर से बासी हवा का झोंका आया। उफ, कितनी बदबू आ रही है। प्रिया ने नाक पर हाथ रखा। कमरा छोटा था, एक डबल बेड,
एक छोटी टेबल और एक अलमारी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे। खिड़की से धूप आ रही थी, लेकिन फिर भी कमरे में एक अजीब सा अंधेरा था। चलो प्रिया, कुछ देर आराम करते हैं, शाम को घूमने निकलेंगे, मैंने कहा। दोपहर में जब हम आराम कर रहे थे तो अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। राहुल, लगता है नल खराब है, प्रिया ने कहा। मैं बाथरूम गया तो देखा कि नल तो बंद था, लेकिन फिर भी पानी टप टप कर रहा था। मैंने नल को कसकर बंद किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी का रंग थोड़ा लाल लग रहा था। शायद पुराने पाइप हैं। मैंने सोचा और प्रिया को कुछ नहीं बताया। शाम को हम इंडिया गेट देखने गए। वहां से लौटकर जब रात के 10 बजे होटल पहुंचे तो मुख्य दरवाजा बंद था। अरे यह क्या बात है, मैंने घंटी बजाई। काफी देर बाद वही बूढ़ा आदमी आया। साहब, रात के बाद मुख्य दरवाजा बंद रहता है, आप अंदर आ जाइए। लेकिन यह तो कोई नियम नहीं है, मैंने कहा। साहब, यहाँ के नियम अलग हैं। रात के बाद कुछ अजीब चीजें होती हैं यहाँ। उसकी बात सुनकर प्रिया और मेरे अंदर डर पैदा हुआ। रात के 12 बजे के आसपास जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक ऊपर की मंजिल से कोई चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल, ऊपर कोई है क्या? प्रिया ने पूछा। होगा कोई और गेस्ट, मैंने कहा। लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी जूते पहनकर बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज हमारे कमरे के ठीक ऊपर से आ रही थी। फिर अचानक आवाज रुक गई। रात के 2 बजे मैं अचानक जाग गया। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ सामान्य था। प्रिया भी सो रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। वहां कुछ था, एक परछाई जैसा। मैं उठकर खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वो ऊपर की तरफ देख रही थी, सीधे मेरी तरफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पर्दा खींच लिया। सुबह जब मैंने प्रिया को रात की बात बताई तो वो भी डर गई। राहुल, मुझे भी रात में अजीब सपने आए। एक औरत रो रही थी और कह रही थी, यहां से चले जाओ, सिर्फ सपना होगा प्रिया, आज हम रेड फोर्ट देखने चलेंगे। नीचे रिसेप्शन में उस बूढ़े से मैंने पूछा, कल रात ऊपर कौन था? ऊपर कोई नहीं साहब, चौथी मंजिल तो बंद है, वहां कोई नहीं रहता। लेकिन आवाज आ रही थी। बूढ़े की आंखों में डर दिखा। साहब, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ना पूछना बेहतर है। उसका जवाब सुनकर मेरे अंदर और डर भर गया। उस दिन जब हम रेड फोर्ट से लौटे तो मैंने आसपास के दुकानदारों से हेरिटेज पैलेस होटल के बारे में पूछा। एक चाय वाले ने कहा, साहब आप वहां रुके हैं? अरे भगवान, वो जगह तो क्या है उस जगह में? साहब, 10 साल पहले उस होटल में एक नवविवाहित जोड़ा आया था। उनके साथ कुछ भयानक हुआ था। उसके बाद से वो जगह शापित है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ था? साहब, वो औरत वो होटल के चौथी मंजिल से कूद गई थी। कहते हैं अब भी उसकी आत्मा वहां भटकती है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। प्रिया को यह बात नहीं बताई, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि कल ही यहां से निकलना है। उस रात हमने जल्दी खाना खाया और कमरे में आ गए। मैंने प्रिया से कहा, कल हम दूसरे होटल शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों राहुल, क्या हुआ? बस यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। रात के 11 बजे हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। अरे लाइट क्यों गई? प्रिया ने कहा। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की, तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई बहुत जोर से कदम रख रहा हो। फिर अचानक रोने की आवाज आई, हूं हूं हूं। प्रिया मेरा हाथ कसकर पकड़कर चिल्लाई, राहुल यह क्या है? शांत रहो प्रिया, मैंने कहा। लेकिन मैं खुद डर रहा था। तभी हमारे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। केवल
केवल केवल राहुल, प्रिया चीखी। मैं तुरंत उठकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मुझे लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से खींच रहा हो। बस हो गया, हम यहां से निकल रहे हैं, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही हम अपना सामान पैक करने लगे, रोने की आवाज और तेज हो गई। हूं यहां से मत जाओ, मैं अकेली हूं, बहुत अकेली हूं। यह आवाज किसी औरत की थी, बहुत दुखी और परेशान। अचानक प्रिया ने कहा, राहुल, मुझे लगता है यह आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कह रही हो प्रिया? राहुल, हमें चौथी मंजिल जाना चाहिए, शायद वहां कुछ सच छुपा हो। मैं डर रहा था, लेकिन प्रिया के इरादे पक्के थे। हमने फोन की लाइट लेकर चौथी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी। वहां का दरवाजा खुला था। चौथी मंजिल पर एक लंबा हॉल था। उसमें पुराने फर्नीचर और धूल भरी थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी थीं। राहुल, वो देखो। प्रिया ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी में। वही औरत जिसे मैंने खिड़की से देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, रीता शर्मा, 1985, 2013। प्रिया, यही वो औरत है, मैंने कहा। तभी हमारे पीछे से आवाज आई, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? हमने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा था। आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी। ये कौन है? मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी बेटी थी, रीता। आपकी बेटी? हाँ, रीता की शादी हुई थी सुरेश से। वे हनीमून मनाने यहां आए थे। रूम नंबर 13 में ही रुके थे, जहां आप रुके हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी रात को सुरेश ने रीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे मारा पीटा। रीता परेशान होकर इस चौथी मंजिल पर आई और खिड़की से कूद गई। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मैंने यह होटल चलाना बंद कर दिया था। लेकिन फिर क्या? रीता की आत्मा यहां रह गई। वो चाहती है कि जो जोड़े यहां आते हैं उनके साथ वैसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ। वो उन्हें डराकर यहां से भगा देती है, लेकिन हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, इसीलिए तो वो आपको जाने नहीं दे रही। उसे लगता है आप दोनों सच्चे प्रेमी हैं। तभी अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। हमारी सांसें दिखने लगीं और फिर वो आई, रीता की आत्मा, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल। उसका चेहरा दुखी था, लेकिन डरावना नहीं। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, रीता जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। आत्मा ने धीरे से कहा, तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ। आप शांति पाइए रीता जी, आपका बाप आपको बहुत याद करता है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। रीता बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे न्याय नहीं दिला सका। पापा, अब मैं जा रही हूं, लेकिन पहले एक काम करना है। क्या? सुरेश को सजा दिलानी है। रीता की आत्मा ने हमें बताया कि सुरेश अब गुड़गांव में रहता है। उसकी दूसरी शादी हो गई है और वो अपनी नई पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। आप लोग पुलिस को बताइए, मेरे पास सबूत हैं। रीता ने हमें एक छुपी हुई डायरी दिखाई जिसमें उसने सब कुछ लिखा था, और एक पुराने फोन में सुरेश की रिकॉर्डिंग भी थी। अगले दिन हमने पुलिस को सब कुछ बताया। सबूतों के आधार पर सुरेश गिरफ्तार हुआ। जब न्याय मिला तो रीता की आत्मा को शांति मिली। उस रात रीता आखिरी बार हमारे सामने आई। धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रीता जी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। एक सफेद रोशनी छा गई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बूढ़े ने कहा, अब ये होटल बंद कर दूंगा। रीता को शांति मिल गई।
अगले दिन हम वापस जयपुर लौट आए, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा के लिए बदल गया था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, प्रेम और न्याय की शक्ति किसी भी डर से बड़ी होती है। रीता को न्याय मिला और उसकी आत्मा को शांति मिली। यही तो जिंदगी का असली मकसद है। तो दोस्तों, यही थी राहुल और प्रिया की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। और हाँ, अगर आप भी कभी किसी होटल में ऐसा कुछ अनुभव करें तो घबराइए मत। हो सकता है वहां कोई आत्मा आपसे मदद मांग रही हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।